किसने सोचा था कि कैदियों से भरा एक बड़ा पैसेंजर प्लेन ऐसी भयंकर एयर क्रैश का शिकार हो जाएगा। अगर पायलट आखिरी पल तक जोर न लगाता तो यह हादसा सबको खत्म कर देता। न प्लेन बचता न लोग, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस क्रैश में जिंदा बच निकले सीरियस क्रिमिनल्स अब आजाद होकर स्थानीय लोगों पर कैसी तबाही ढाएंगे। कुछ घंटों पहले कैदियों को ले जा रहा एक ट्रांसपोर्ट प्लेन ऊपर से अचानक एक नया आदेश पाता है कि उन्हें तुरंत अलास्का एयरफोर्स बेस पर उतरना होगा, क्योंकि एक और बड़ा अपराधी यहाँ से वॉशिंगटन ले जाया जाना है। साथ चल रहे सोल्जर्स भी टेंशन में थे और प्लेन के अंदर बैठे कैदी उस नए आए कैदी को अजीब सी जिज्ञासा से देख रहे थे। उसके हाथ पैर से लेकर सिर तक अलगा अलगा लॉक और क्लैंप लगे थे। सीट पर बैठने के बाद भी उस पर कई लेयर्स की सिक्योरिटी चढ़ाई गई। बाकी कैदी एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। उनकी हरकतें तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। ये तो जैसे क्रिमिनल नहीं कोई दानव लग रहा था। थोड़ी ही देर में प्लेन काले अंधेरे आसमान में उड़ रहा था। बीच में चढ़ाया गया यह खतरनाक कैदी हल्का सा मुस्कुराता है और उसके मुंह से स्टील पिन वाली एक दांत गिर जाती है। लगता है वह इस दांत से लॉक खोलने वाला था। जैसे ही उसके हाथ पैर आजाद होते हैं उसी समय बाहर अचानक एक भारी धमाका होता है। प्लेन का एक हिस्सा आग पकड़ लेता है। कैबिन में चीख पुकार मच जाती है। सबसे नजदीक बैठे कुछ कैदी सीधे हवा में खींचकर बाहर जा गिरते हैं। लेकिन यह खतरनाक कैदी जैसे सब पहले से जानता था, शांत होकर अपनी बेड़ियां खोलता रहता है। प्लेन नीचे गिरने लगता है और तभी वह कैदी पूरी तरह आजाद होकर उस पर झपट रहे पुलिस ऑफिसर को 2-3 मुक्कों में जमीन पर गिरा देता है। उधर पायलट किसी तरह स्टेबल करने की कोशिश करता है, पर प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था। कैबिन में लोग जीरो ग्रेविटी में उड़ रहे थे, पर यह स्थिति ज्यादा देर नहीं चली। अंत में प्लेन जमीन में जा टकराया, पर किस्मत से दूसरा बड़ा धमाका नहीं हुआ। साथ आए कई गार्ड या तो मारे गए या घायल हो गए और जो कैदी बच गए वे बेताबी से हथकड़ी तोड़ने में लग गए, जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। अलास्का के एक बॉर्डर टाउन में डिप्टी चीफ फ्रैंक हमेशा की तरह ड्यूटी पर पहुंचता है, पर बमुश्किल बैठा ही था कि फायर डिपार्टमेंट का फोन आ गया। उत्तरी जंगलों में भारी धुआं उठ रहा है। बर्फ से रास्ते बंद थे, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से जांच करनी थी। धुएं की दिशा पकड़कर टीम जल्दी ही क्रैश साइट पर पहुंचती है। बीच से टूटा हुआ प्लेन देखकर सब दंग रह जाते हैं। जैसे ही चॉपर उतरता है फ्रैंक तुरंत बाहर भागता है। सामने कुछ डिप्टी ऑफिसर्स की लाशें पड़ी थीं और बर्फ पर टूटी हथकड़ियां। फ्रैंक को बुरा शक होने लगा, ये कोई आम प्लेन नहीं था। उसी समय उन्हें एक ऑफिसर अभी तक जिंदा मिलता है। फ्रैंक मदद के लिए दौड़ता है, पर तभी जंगल से ढेर सारे कैदी निकल आते हैं। हाथों में देसी हथियार लेकर वे फ्रैंक और उसकी टीम पर टूट पड़ते हैं। उनके साथ आया मोटा साथी 1 सेकंड धीमा पड़ गया और उसे लोहे के नुकीले टूल से कई बार कर दिया जाता है। फ्रैंक गुस्से में दहाड़ता है और बिना हिचकिचाए फायर खोल देता है। आंख झपकते ही वो कैदी फिर से पागलों की तरह फ्रैंक पर टूट पड़े। फ्रैंक अकेले कितनी देर तक लड़ता? 4-4 हाथों के सामने उसके 2 हाथ कम पड़ गए और वह जल्दी ही दबाव में आ गया। लेकिन ठीक उसी समय वो घायल पुलिस ऑफिसर जमीन से पड़ी पिस्तौल उठाता है और फ्रैंक का आधा बोझ बांट लेता है। फ्रैंक तुरंत उठकर खड़ा होता है और आखिरकार इन खूंखार हमलावरों को दबा देता है। कुछ ही देर बाद सभी लोग तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। हेलीकॉप्टर हवा में उठ चुका था, पर फिर भी एक कैदी नीचे से पकड़कर चढ़ने की कोशिश करता है। फ्रैंक बेझिझक उसके चेहरे पर जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। हेलीकॉप्टर जंगल के किनारे वाली सड़क पर उतरता है। फ्रैंक सबसे पहले घायल साथी मोटे पुलिस वाले और बचे हुए पुलिस ऑफिसर को एम्बुलेंस में भेजता है। फिर वह पुलिस वालों के साथ नीचे उतरकर आदेश देने लगता है। वो प्लेन फेडरल लेवल के कैदियों को ले जा रहा था। ये लोग हिंसा और खूंखारी के लिए मशहूर थे और ऐसी आजादी का मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। प्लेन पहाड़ों और बर्फीले इलाके में गिरा था, इसलिए एक टीम प्लेन वाली जगह की तरफ जाएगी और दूसरी टीम जंगल के बाहर जाने वाले रास्तों को बंद करेगी, ताकि कैदी छोटे शहर तक न पहुंच पाए। सब काम निपटाकर फ्रैंक अपनी पत्नी सारा को भी फोन करके बता देता है कि अस्पताल में घायलों के लिए तैयारी कर ली जाए। मोटू वाले पुलिस वाले की हालत बेहद गंभीर थी। सारा से फोन रखता ही है, तभी फ्रैंक का मोबाइल फिर बजता है। कॉल करने वाला था CIA एजेंट सिड। उसे कुछ मिनट पहले आदेश मिला था कि तुरंत अलास्का उड़कर जाए और फ्रैंक की मदद करे भागे हुए कैदियों को पकड़ने में। फ्रैंक तुरंत सतर्क हो जाता है। ये एजेंसी कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्या इन कैदियों में कोई खास बात है? फ्रैंक तुरंत बचे हुए पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और पूछता है, प्लेन में डाउट DI क्या हुआ? उस ऑफिसर को ज्यादा नहीं पता था, बस एक बात याद थी, वो खतरनाक कैदी जिसे बीच रास्ते में चढ़ाया गया था उसे अलग क्वारंटीन रूम में रखा गया था। उसके साथ का ट्रीटमेंट बाकियों से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि जब प्लेन गिर रहा था वो कैदी पूरी तरह शांत था। ऑफिसर को शक था कि शायद वही प्लेन क्रैश की वजह बना हो। फ्रैंक के मन में और भी सवाल उठने लगे, लेकिन उसके पास समय नहीं था क्योंकि पूरा शहर इमरजेंसी अलर्ट में चला गया था। प्लेन में कुल 52 कैदी थे। अभी तक
तक की रिपोर्ट में 23 लोग मारे गए, 11 पकड़े गए, यानी कि 18 कैदी अब भी गायब हैं या जंगल में भटक रहे हैं। पुलिस ने नागरिकों से कहा बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। सारे स्कूल भी बंद कर दिए गए। उसी दोपहर CIA एजेंट सिड क्रैश साइट पर पहुंचता है। फ्रैंक के मन में कई सवाल थे। प्लेन को अचानक रूट क्यों बदलना पड़ा और वो खतरनाक कैदी कौन था? पर सिड हर बात टॉप सीक्रेट कहकर टाल देता है। उसका सिर्फ एक मिशन था, भागे हुए कैदी पकड़ना। ये सुनकर फ्रैंक गुस्सा हो जाता है। उसे साफ दिख रहा था कि सिड को सिर्फ वही रहस्यमय कैदी चाहिए, बाकियों की उसे फिक्र नहीं। लेकिन फ्रैंक की ड्यूटी थी पूरे शहर की सुरक्षा। उसे 18 में से हर एक कैदी पकड़ना था। सिड को याद आता है कि उसके सीनियर ने बताया था फ्रैंक 6 साल पहले शिकागो की क्राइम यूनिट में था। फिर उसे इस दूर दराज शहर भेजा गया और पिछले 5 सालों में उसने यहाँ एक भी मर्डर नहीं होने दिया। सिड जानता था कि उसे फ्रैंक पर भरोसा करना पड़ेगा, इसलिए वह कुछ राज खोल देता है। वो खतरनाक कैदी जिसे बीच में प्लेन में चढ़ाया गया था, उसका नाम था लॉक। वह पहले CIA का स्पेशल एजेंट था। सिड उसका बॉस भी था और उसका ट्रेनर भी। लॉक हर मिशन में बेहद शानदार प्रदर्शन करता था, लेकिन पिछले महीने वह अचानक गायब हो गया और उसके साथ एक बेहद सीक्रेट जानकारी भी गायब हो गई थी। सी के अनुसार ये साफ दिख रहा था कि लॉक ने CIA से गद्दारी की और वही गोपनीय जानकारी चोरी करके भागा था। 2 दिन पहले वह किस्मत से बॉर्डर पर पकड़ा गया, इसलिए CIA ने दबाव डालकर उसे ट्रांसपोर्ट प्लेन में जबरन जोड़ दिया ताकि उसे वॉशिंगटन ले जाया जा सके। कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन सीक फिर भी यही मानता रहा कि प्लेन क्रैश लॉक ने ही कराया है और अब वह इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान करने वाला है। फ्रैंक यह सब सुनकर दंग रह जाता है। वह और जानकारी पूछने ही वाला था कि तभी उसकी जेब में रखा फोन बज उठता है। कॉल पत्नी सारा की थी। फ्रैंक जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचता है। सारा अभी अभी बचे हुए पुलिस ऑफिसर के कमरे से निकलती है। डॉक्टरों ने कहा कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका साथी मोटू इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके अंदरूनी अंगों में भारी रक्तस्राव था और कई घंटों की कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। इस बात ने सारा को हिला दिया। उसे लगा कि यह केस बिल्कुल साधारण नहीं है और वह चाहती थी कि फ्रैंक अपना और परिवार का सोचकर इस मामले से दूरी बना ले, लेकिन फ्रैंक कुछ कह पाता इससे पहले फोन फिर बज गया। कमांड सेंटर से सूचना आई थी। जंगल के बीच वॉच टावर में रहने वाले एक ऑब्जर्वर ने बिना एन्क्रिप्शन वाला सिग्नल भेजा था, लेकिन जवाब देने पर उसने दोबारा प्रतिक्रिया नहीं की। अंदाजा लगाया गया कि शायद उसे फरार कैदियों ने पकड़ लिया है, लेकिन टावर क्रैश साइट से 32 किलोमीटर दूर था। इतना रास्ता कोई आम कैदी आसानी से तय नहीं कर सकता। पर सीख ने साफ कहा लॉक ये कर सकता है। वॉच टावर के अंदर छिपा बड़ा दाढ़ी वाला कैदी बाहर से आवाज सुनकर चौकन्ना हो जाता है। रेडियो देखकर उसे समझ आता है कि ऑब्जर्वर मदद के लिए संदेश भेज चुका था। उधर फ्रैंक पूरी पुलिस टीम के साथ पहाड़ के नीचे पहुंच चुका था। सीख सबको चेतावनी देता है लॉक बेहद खतरनाक है। टीम टावर में घुसती है तो अंदर कोई नहीं मिलता। एक पुलिस वाला नीचे झुककर स्टोर रूम की जांच करता है। वहीं ऑब्जर्वर बंधा पड़ा था, पर जैसे ही वह झुकता है दाढ़ी वाला कैदी उस पर हमला कर देता है। बाकी पुलिस वाले दौड़ते हैं, लेकिन कैदी ऑब्जर्वर को पकड़े बाहर भाग जाता है। पुलिस घेरा बनाती है। सीख चिल्लाता है गोली मारो, लेकिन फ्रैंक जिद पर रहता है कि उसे जिंदा पकड़ना है। तनाव में सीख एक कुल्हाड़ी उठाकर माउंटेन डॉग की जंजीर काट देता है। कुत्ता तेजी से कैदी पर टूट पड़ता है और पल भर में लड़ाई खत्म हो जाती है। ऑब्जर्वर सीटी बजाकर कुत्ते को रोकता है, लेकिन तब तक कैदी की गर्दन चबाई जा चुकी थी। फ्रैंक सोचता है क्या ये वही गद्दार CIA एजेंट था, लेकिन सीख बताता है ये लॉक नहीं था। टीम वापस लौटती है। जंगल से और भी शव मिले थे। सीख हर शव को ध्यान से देखता है। कोई भी लॉक नहीं था, लेकिन एक शव ऐसा था जिसकी कलाई पर हथकड़ी का कोई निशान नहीं था। वह कैदी नहीं था। रिकॉर्ड मिलाकर देखा गया तो वह स्थानीय पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट निकला, लेकिन जो ऑफिसर बचा था वह भी अपना नाम रॉबर्ट बता रहा था। तभी सब कुछ साफ हो गया। वह नकली था, वही लॉक था। फ्रैंक तुरंत सारा को चेतावनी देने के लिए फोन करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लॉक पहले ही अपना असली चेहरा दिखा चुका था। जब फ्रैंक अस्पताल पहुंचता है तब तक लॉक वहां से गायब हो चुका था और उसकी पत्नी सारा भी गायब थी। अगर आपको कहानी का ये हिस्सा धमाकेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले पार्ट में असली खेल शुरू होने वाला है, जब फ्रैंक पूरे अलास्का में लॉक और अपनी पत्नी सारा की तलाश में तांडव मचाएगा। पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, मिस मत करना।